हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 17 मार्च 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और लगातार हम 2-3 दिन से एक ही न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं और उसको फ्रंट पर भी जगह मिल रही है कि राहुल के लंदन बयान पर बढ़ी रार। देखिए, जो उन्होंने बयान दिया था लंदन में कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, वहाँ के जो एजेंसियां हैं यानी भारत की जो एजेंसियां हैं उनका सत्ता पक्ष दुरुपयोग कर रहा है विपक्ष के खिलाफ, ऐसा बयान उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिया था एक संबोधन में। तो उसी को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। और जो सत्ता पक्ष है वो इस बयान को चाहता है कि राहुल गांधी इस पर माफ़ी मांगे और भारत ही नहीं पूरे विश्व से माफ़ी मांगे। और जबकि जो विपक्ष है यानी कि कांग्रेस पार्टी है वो ये चाहती है कि अदानी मुद्दे पर जांच पैनल बिठाया जाए, उस पर खुली बात बोली जाए, जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। और अदानी ग्रुप का जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट के तहत अदानी ग्रुप का मामला पूरा आया था सामने, उस रिपोर्ट को दबाने के लिए वो हाईलाइट ना हो, इसलिए ये मुद्दा यानी राहुल गांधी वाला मुद्दा जानबूझकर संसद में उठाया जा रहा है और संसद को नहीं चलने दी जा रही है ताकि अदानी जो मामला है उसको दबाया जाए। तो इसी मामले पर ये पक्ष और विपक्ष दोनों ही आमने सामने हैं, संसद में भी, मीडिया में भी और सड़क पर भी, यानी कि कार्यकर्ता भी अब इसका एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। और इस न्यूज़ में खासा नहीं है कुछ, क्योंकि हम 2 दिन से इसको डिस्कस कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है कि 70.58 करोड़ से खरीदे जाएंगे होवित्जर से ब्रह्मोस तक। देखिए, होवित्जर, ब्रह्मोस मिसाइलें, यूएच मैरीटाइम हेलीकॉप्टर आदि खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 70.58 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के तहत बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। भारतीय रक्षा बलों के लिए इससे विभिन्न सशस्त्र प्रणालियां खरीदी जाएंगी। अधिकारियों ने इसमें बताया है कि 70,584 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने दी है। सभी खरीद भारतीय स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित श्रेणी के तहत की जाएंगी। चीन के साथ पूर्ववर्ती लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लगभग 3 साल के लंबे गतिरोध के बीच नए खरीद प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है। डीएसी की प्रस्तावित इस बड़ी राशि से भारत निर्मित 60 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और नौसेना के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें, थल सेना के लिए 307 एडवांस टोल आर्टिलरी गन सिस्टम, होलिजर और तटरक्षकों के लिए 9 ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। डीएसी ने वायुसेना के लिए लंबी दूरी के गतिरोधक हथियार, खासकर KSU-30 MKI विमानों के लिए तैयार करने को स्वीकृति दी है। 32,000 करोड़ रुपए के 60 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर युद्धपोतों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किए जाएंगे। नौसेना को 56,000 करोड़ रुपए में बड़े पैमाने पर हथियार मिलेंगे, जिसमें घातक ब्रह्मोस मिसाइलें और यूटिलिटी हेलीकॉप्टर शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है कि मोदी के मुरीद हुए नोबेल कमेटी के उप प्रमुख। नॉर्वे की नोबेल कमेटी के उप प्रमुख एस्ले टोजे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुले दिल से प्रशंसा की है। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मोदी के यह युद्ध का युग नहीं कहने की सराहना की है। टीजे ने एक साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान यह युद्ध का युग नहीं एक उम्मीद जगाता है। भारत ने कई बार यह संकेत दिए हैं कि आज विश्व के विवादों को सुलझाने का यह तरीका नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के पीछे दुनिया की आबादी का बहुमत है। उन्होंने रूस और यूक्रेन के युद्ध पर कहा कि यूक्रेन में युद्ध होना दुखद है, इस युद्ध को खत्म किए जाने की जरूरत है। भरोसेमंद सभी देशों को इसका समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत का रूस को यह याद दिलाना कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के असर को चेतना जगाना वाकई बहुत मददगार साबित हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा देने वाले सीएम की बहाली कैसे हो सकती है। देखिए, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच सत्ता पक्ष पर अधिकार को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सभी पक्षों की बहस पूरी हो गई और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली और PS नरसिम्हा की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रखने से पहले ठाकरे गुट का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी पर सवालों की झड़ी लगा दी। जस्टिस MR शाह ने सिंघवी से पूछा कि बहुमत परीक्षण से पहले इस्तीफा देने वाले मुख्यमंत्री को अदालत कैसे बहाल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच सत्ता पर कानूनी हक जताया गया है। पहली याचिका एकनाथ शिंदे और शिवसेना के 15 अन्य बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में उस समय दाखिल की थी जब राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे और एकनाथ शिंदे गुट बागी हो गया था। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। तो पावर प्लांटों से वसूली जाएगी पर्यावरण क्षतिपूर्ति। देखिए, पराली की समस्या को जड़ से खत्म करने और उसे किसानों के लिए लाभ का सौदा बनाने में जुटी केंद्र सरकार ने पराली से बने पेलेट व ब्रिकेट यानी कि कृत्रिम कोयले का इस्तेमाल न करने पर दिल्ली और NCR के आसपास स्थित पावर प्लांटों से अब पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूलने की तैयारी कर ली है। इसे लेकर अधिसूचना का एक मसौदा भी जारी कर दिया गया है, यानी कि तैयार कर लिया गया है। फिलहाल जो प्रस्ताव है उसके तहत अगले साल से यह व्यवस्था लागू हो सकती है। माना जा रहा है कि इससे पराली खेतों में जलाने की जगह पेलेट तैयार करने में इस्तेमाल की जाएगी। इसमें किसानों को पराली की अच्छी कीमत भी मिलेगी और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने यह पहल तब शुरू की है जब वह पराली जलाने वाले राज्यों में इसके पेलेट व ब्रिकेट प्लांट लगाने की एक योजना शुरू कर रखी है। इसके लिए लोगों को प्रति प्लांट 70 लाख से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक की वित्तीय मदद भी दी जा रही है। मंत्रालय ने इसके साथ पावर प्लांटों को अपनी कुल ईंधन खपत में से 5% पराली से बने पैलेट और क्रिकेट के इस्तेमाल का निर्देश भी दिया है। हालांकि इसकी वजह पराली से बनने और पैलेट और क्रिकेट का 100% इस्तेमाल सुनिश्चित करना है। मौजूदा समय में दिल्ली के आसपास 300 किलोमीटर के दायरे में 11 पावर प्लांट हैं। मंत्रालय की ओर से पावर प्लांटों द्वारा पराली से बने पैलेट और ब्रिकेट का इस्तेमाल नहीं किए जाने पर जो क्षतिपूर्ति लेने का प्रस्ताव है उस पर अमल वर्ष 2024-25 से शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है, पाक के हालात पर नजर, भारत सतर्क। देखिए, पाकिस्तान की बिगड़ती आंतरिक स्थिति पर भारत भी नजर रखे हुए है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के भीतर चल रहे राजनीतिक उथल पुथल पर तो कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन इससे जुड़ी सुरक्षा को लेकर भारत सतर्क है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि मुझे वहां के राजनीतिक स्थिति को लेकर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जहां तक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हैं तो हम उन सभी स्थितियों पर नजर रखते हैं जो सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। हम निश्चित तौर पर इसको लेकर सतर्क रहते हैं और उचित उपाय करते हैं। भारत की यह टिप्पणी तब आई है जब पड़ोसी देश में पूर्व PM इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री खान की राजनीतिक पार्टी तहरीके इंसाफ के कार्यकर्ताओं ने खान के घर के आसपास काफी बड़ा डेरा डाल रखा है। ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में खालिस्तान संगठन की तरफ से विरोध प्रदर्शन की वजह से भारतीय वाणिज्यिक दूतावास को बंद किए जाने संबंधी को गलत करार देते हुए बागची ने कहा कि वहां हमारा मानद वाणिज्य दूतावास है, उसे बंद नहीं किया गया है, उसका कामकाज थोड़ी देर के लिए रोका गया है। ये सारे मुद्दे प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दिनों भारत के दौरे पर आए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के समक्ष उठाए थे। हमें अपेक्षा है कि इस तरह की घटनाओं के खिलाफ वहां का प्रशासन कदम उठाएगा, कार्रवाई की जाएगी ताकि और इस तरह की घटनाएं ना हो। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि प्रवासी मतदाताओं के लिए ई-पोस्टल के प्रस्ताव पर चल रही है चर्चा। देखिए, प्रवासी भारतीय मतदाताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र प्रणाली को सुविधाजनक बनाने के लिए चुनाव आयोग के एक प्रस्ताव पर विदेश मंत्रालय के साथ चर्चा की जा रही है ताकि इसके क्रियान्वयन में शामिल चुनौतियों को दूर किया जा सके। राज्यसभा में गुरुवार को एक प्रश्न के लिखित जवाब में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी कहा कि इस साल 1 जनवरी को विदेशी मतदाताओं की कुल संख्या 1.15 लाख से अधिक थी। चुनाव आयोग ने विदेशी मतदाताओं के लिए
इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र प्रणाली को सुविधाजनक बनाने के लिए चुनाव नियम 1961 के संचालन में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है। इस मामले में विदेश मंत्रालय के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है। चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार प्रवासी मतदाता को फोटो पहचान पत्र जारी नहीं किया जाता है। उन्हें अपने मूल पासपोर्ट के साथ मतदान केंद्र पर व्यक्तिगत रूप से मतदान करने की अनुमति दी जाती है। नेक्स्ट न्यूज है, टीसीएस के सीईओ राजेश गोपीनाथन ने दिया इस्तीफा। दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस के सीईओ राजेश गोपीनाथन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके स्थान पर कंपनी के बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा विभाग के वैश्विक प्रमुख के कृतिवासन को तुरंत प्रभाव से नियुक्त किया गया है। कंपनी ने बताया कि गोपीनाथन 15 सितंबर 2023 तक टीसीएस से जुड़े रहेंगे। गोपीनाथन ने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है। स्विस बैंक से 54 अरब डॉलर का कर्ज लेगा क्रेडिट स्विस। देखिए, क्रेडिट स्विस ने स्विस सेंट्रल बैंक से 54 अरब डॉलर का कर्ज लेने का ऐलान किया है। इसके बाद बैंकों के शेयरों में 30% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्विट्जरलैंड के दूसरे बड़े बैंक क्रेडिट स्विस ने अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए यह फैसला किया है। उधर क्रेडिट स्विस के इस ऐलान के बाद यूरोप के शेयर बाजार गुरुवार को बढ़त के साथ खुले। ब्रिटेन का FTSE 100 में 1% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं फ्रांस के CAC 40 में 1.5% का उछाल देखा गया। बुधवार को क्रेडिट स्विस के सबसे बड़े शेयर होल्डर सऊदी नेशनल बैंक ने उसे और अधिक वित्तीय सहायता देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद बैंक के शेयरों में 31% तक की गिरावट देखने को मिली थी, जिसकी वजह से ट्रेडिंग को बंद करना पड़ा था। क्रेडिट स्विस ने कहा था कि यह अतिरिक्त नकदी बैंक के मुख्य कारोबार और ग्राहकों को मदद पहुंचाएगी। ग्राहकों की जरूरतों के लिए बैंक को सरल और अधिक केंद्रित व्यवस्था वाला बनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि अगले वित्त वर्ष में 6% की दर से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था। देखिए, घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का अनुमान है कि देश की अर्थव्यवस्था अगले वित्त वर्ष में 6% की रफ्तार से बढ़ेगी। क्रिसिल का यह अनुमान अर्थव्यवस्था की वृद्धि के बारे में लगाए गए अन्य आकलन के समान है। एजेंसी का मानना है कि अगले 5 वित्त वर्ष में भारत की औसत आर्थिक वृद्धि दर 6.8% रहेगी। एजेंसी ने यह भी कहा कि अगले वित्त वर्ष में कंपनियों की आय में 2 अंकों की बढ़ोतरी हो सकती है। क्रिसिल के मुख्य अर्थशास्त्री DK जोशी ने अपने वार्षिक वृद्धि अनुमान में कहा कि भू राजनीतिक घटनाक्रमों, लगातार ऊंची मुद्रास्फीति और इसका मुकाबला करने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी ने वैश्विक परिवेश को और अधिक निराशाजनक बना दिया है। उन्होंने कहा कि रेपो रेट में 2.5% की वृद्धि का प्रभाव अगले वित्त वर्ष में अधिक देखने को मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। बाइडेन के करीबी एरिक गार्सेटी होंगे भारत में अमेरिका के नए राजदूत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के घनिष्ठ सहयोगी एरिक गार्सेटी भारत में अमेरिका के नए राजदूत होंगे। सीनेट ने 2 वर्ष से लंबित गार्सेटी के नामांकन को बुधवार को अनुमोदित कर दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गार्सेटी की नियुक्ति का स्वागत करते हुए कहा कि इससे दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। अमेरिकी उच्च सदन सीनेट ने बुधवार को लॉस एंजल्स के पूर्व गवर्नर 52 वर्षीय गार्सेटी के नामांकन के पक्ष में 52 मत पड़े, जबकि विरोध में 42 मत डाले गए। इस दौरान सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के 3 सांसदों ने विरोध में मत दिया। हालांकि इसकी भरपाई 7 रिपब्लिकन सांसदों को तोड़कर कर ली गई है। राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा गार्सेटी का भारतीय राजदूत पद के लिए नामांकन जुलाई 2021 से सीनेट के समक्ष अनुमोदन के लिए लंबित पड़ा था। सीनेट इंडिया काकस के सह अध्यक्ष सीनेटर मार्क वार्नर ने कहा कि अमेरिका के भारत से रणनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक संबंधों की दृष्टि से यह नियुक्ति अहम है। अमेरिका में भारतवंशी रवि चौधरी बने वायुसेना के सहायक सचिव। दुनिया में हर क्षेत्र में भारत और भारतीयों का डंका बज रहा है। अमेरिकी प्रशासन ने भारतवंशी रवि चौधरी को वायुसेना का सहायक सचिव नियुक्त किया है। सीनेट ने बुधवार को सहायक सचिव पद के लिए उनके नाम का ऐलान कर दिया। यह पद पेंटागन में शीर्ष नागरिक नेतृत्व के पदों में से एक है। वह ऊर्जा, इंस्टॉलेंस और पर्यावरण का काम देखेंगे। इस पद पर नियुक्त होने वाले चौधरी पहले
भारतीय अमेरिकी हैं। अमेरिकी संसद के उच्च सदन में बुधवार को वायुसेना के पूर्व अधिकारी रवि चौधरी की नियुक्ति के पक्ष में 65 व विरोध में 29 वोट पड़े। सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ ही विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी के दर्जन भर से अधिक सांसदों ने भी उनका समर्थन किया। तो ये आज का यानी 17 मार्च 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।